नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, जो हिमालय नदी तंत्र का एक भाग है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी ऐसी ऐसी नदियां होती है जो किसी पर्वत या पठार के बहने वो उस वहां पे प्रवाह कर रही थी, और जब जैसे जैसे वो पर्वत ऊपर उठता है तो उस पर्वत को काटने के बाद भी वो अपनी दिशा, जो पहली दिशा थी उस पर्वत की उत्पत्ति से पहले, उसमें उसका प्रवाह होता रहता है। ठीक है, तो इनकी पूर्ववर्ती नदी जो है हिमालय नदी को कहा है कि उत्पत्ति से पहले जो नदियां तीर्थ सागर भू सममिति में गिरती थी। ठीक है, जैसे इसमें सतलुज नदी है, सिंध नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जो सिंधु नदी तंत्र जो है वो दुनिया का एक विशालतम नदी तंत्र है। ठीक है, सिंधु नदी जो तंत्र है वो दुनिया का विशालतम नदी तंत्र है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसकी कितनी सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां और ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां जो इसमें लेह है, लेह शहर है, नुब्रा, श्योक, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोचिस और ये गोमल, ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और बाएं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज आदि नदियां जो है इसके बाएं की तरफ से इसमें नदी की सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है, यानी कि वो इतने सारे इस क्षेत्र का जो जल का अपवाह करती है और उसको बहाकर अरब सागर में इस जल को डाल देती है। तो इस नदी का जो जल क्षेत्र है, जल संग्रहण क्षेत्र है, वो 11.65 लाख इसका जो वर्ग किलोमीटर इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, अब जल संग्रहण क्षेत्र जो इसका, ये भारत के अलावा इसमें पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जल का भी प्रवाह करती है। ठीक है, तो इसका जो भारत में जल संग्रहण क्षेत्र है वो 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये इतने एरिया का जल जो भारत का अपवाह करती है और अरब सागर में गिरा देती है। ठीक है, ये जो नदी है सिंधु नदी, वो बुंजी नामक स्थान पर क्या है, सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज मतलब किसी पहाड़ को काटकर जो नदी जो अपना रास्ता बनाती है तो उसको गॉर्ज बोलते हैं। और इस गॉर्ज की जो गहराई है वो 5181 मीटर है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि सतलुज जो है एक पूर्ववर्ती नदी है, सिंधु पूर्ववर्ती नदी है और ब्रह्मपुत्र भी एक पूर्ववर्ती नदी है भारत में। तो ब्रह्मपुत्र जो है पूरन के पास एक गॉर्ज का निर्माण करती है आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। और इसी तरीके से सिपकिला जो है, सिपकिला में जगह पर सतलज भी एक गॉर्ज का निर्माण करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये तीनों नदियां भारत में गॉर्ज का निर्माण करती है, इसलिए ये जो नदी है ये पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी यहाँ पे बहती थी, और जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो हिमालय को काटकर ये अपनी ही पहली दिशा में ही बहती रही, इसलिए इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जो सिंधु नदी है उसका जो लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। ठीक है, और भारत इसकी जल क्षेत्र का केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है, क्योंकि सिंधु नदी जल संधि के अनुसार सिंधु जल के 80% भाग पर पाकिस्तान का हिस्सा और 20% भाग पर भारत का हिस्सा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में जो मानसरोवर सरोवर झील है उसके पास से चेमा युंगडुंग या बोखर की हिमानी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये जो मानसरोवर झील के पास है तो ये तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत से पड़ने के बाद, ये तिब्बत से निकलने के बाद तो पहले ये उत्तर पश्चिम इसका प्रवाह होता है और इसके बाद ये भारत में दमचौक के पास
भारत में डमचौक के पास ये क्या है, प्रवेश करती है। उसके बाद ये लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश से होती हुई और पीओके में प्रवेश करती है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। ठीक है, इसी नदी के किनारे लेह शहर स्थित है। ठीक है, इसके बाद भारत से जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं तो पाकिस्तान में चिल्लास शहर के पास, चिल्लास एक नामक जगह के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसके बाद ये आगे प्रवाह होते हुए कराची के पूर्व में, कराची के पूर्व में ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में बात। तो देखो इसका उद्गम स्थान इस तरीके यहां से है, मानसरोवर झील के पास से। तो जहां इसका उद्गम स्थान है, हम उसकी तरफ अगर अपनी पीठ को देखो, मान लिया ये नदी, ये कोई नदी है, ये एक नदी है और इसका उद्गम स्थान ये है, और ये इस तरीके से या किसी भी दिशा में प्रवाहित होती है। तो हम क्या करेंगे, जिधर इसका प्रवाह है उसकी तरफ मुंह कर लेंगे, और जिधर इसका उद्गम स्थान है उसकी तरफ हम पीठ कर लेंगे। मान लिया इसका उद्गम स्थान ये है और इसका प्रवाह ये है किसी नदी का। तो जब हम इस नदी के पास इस उद्गम स्थान की तरफ पीठ और इस तरफ मुंह करेंगे, तो हमारा जो ये जो होगा, ये हमारा ये दाया और ये बाया। ठीक है, तो जो इसमें आकर नदी मिलेंगी उसको हम कहेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियां, और इधर से जो मिलेंगे उसको कहेंगे हम दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो इसका जो दाया तट हुआ ये वाला हुआ, और इसका बाया जो तट हुआ ये हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नदी आके मिलती है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी का उद्गम स्थान जो सियाचिन ग्लेशियर से होता है। नुब्रा नदी का उद्गम जो है वो इसमें मिलती है श्योक नदी। श्योक नदी का उद्गम स्थान सियाचिन ग्लेशियर के उत्तरी भाग के रियो हिमानी से इसका उद्गम होता है, और ये आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगली जो नदी इसमें मिलने वाली है वो है दाएं तट तरफ, दाएं की तरफ, दाएं हाथ की तरफ है दाएं तट पर, वो है गिलगित नदी। गिलगित नदी जो है पाक अधिकृत कश्मीर से निकलती है, कि एक झील है सांडूर झील, वहां से इसका उद्गम स्थान होता है, और ये आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आती है स्वात नदी। स्वात नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिंदू कुश पर्वतमाला से इसका उद्गम निकलती है, और ये आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों अगली नदी। जो अगली नदी जो दाएं तट से मिलने वाली जो अगली नदी है वो है काबुल नदी। और काबुल नदी जो है अफगानिस्तान के संखलाक क्षेत्र से, रेंज से इसका उद्गम होता है, और आकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली नदी जो है उसका उद्गम स्थान, अगली नदी है कुर्रम नदी। इसका उद्गम स्थान जो है सफेद कोह। सफेद कोह का जो अर्थ होता है अफगानिस्तानी भाषा में वो होता है पर्वत। तो अफगानिस्तान के सफेद कोह से ये कुर्रम नदी का उद्गम स्थान होता है, और ये यहाँ पे इसमें मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों मिलती है इसमें दाएं तट से मिलने वाली अगली नदी है तोची। और तोची के बाद जो है अगली नदी है इसमें मिलने वाली गोमल। गोमल नदी अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत से इसका उद्गम होता है, और गोमल नदी की जो सहायक नदी है वो है कंदर और झोब। ये सारी नदियां आकर इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो नदियां मिली है दाएं तट से नदी मिलने वाली नदी है। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो बाएं तट से जो मिलने वाली जो नदी है इसमें देखो ये हमारी झेलम नदी है। तो झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बैरीनाग या शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थान होता है, उद्गम स्थान है, और ये पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई ये चिनाब नदी में झंग के पास जो मिलती है। तो झेलम नदी जो चिनाब नदी की सहायक नदी भी है। इसके बाद चिनाब नदी का उद्गम स्थान जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के बड़ा लाचा दर्रा से होता है, और ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई
ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु नदी की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगली जो नदी है रावी, रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रे के उत्तरी भाग के पास से होता है और ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब में से होती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर चिनाब में जाकर मिल जाती है। चिनाब रावी जो चिनाब की भी सहायक नदी है। इसके बाद रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है और ये हरिके के पास सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, हरिके जो है हरिके बैराज से सतलुज नदी में आकर मिल जाती है और हरिके बैराज से ही भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर का निकाली गई है। ठीक है, जो राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें मिलने वाली जो नदी है वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो राकसताल झील तिब्बत से है और ये उत्तर पश्चिम से प्रवाह होते हुए भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से होती हुई और पंजाब से होती हुई इसमें हरिके के पास व्यास नदी आकर मिल जाती है और इसके बाद ये आगे जाकर मिल जाती पाकिस्तान में चली जाती है। और ये इन सारी नदियों की जो पंचनद है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये आकर मीठानकोट एक जगह है वहां पे आकर मिलती है। ठीक है, और इसके बाद जो ये जो सिंधु नदी है ये सिंधु कराची शहर के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने डिस्कस करा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र ये हमारे आपने मैप के द्वारा देख लिया होगा कि कौन कौन सी नदियां इसमें बहती हैं और कौन सी नदियां कहां से इसका उद्गम स्थान है, ये भी बताने की कोशिश की गई है और कहाँ वो प्रवेश कर गया और कहाँ उसका वो है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया कि पूर्ववर्ती नदी कैसी नदी होती है और उसकी सहायक नदियों के बारे में किस तरीके से वो दाएं तट की या बाएं तट की सहायक नदियां हैं, इसके बारे में हमने इसमें चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें इनकी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज के बारे में थोड़ी से डिटेल में हम बात करते हैं, जिससे कि इनके बारे में, क्योंकि ये इसकी मुख्य सहायक नदी है, इसके बारे में थोड़ा सा और हमें जानकारी प्राप्त हो। इसकी सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी के जो बाएं तट से मिलने वाली जो मुख्य चार पांच नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मिलने वाली नदी है झेलम नदी। ठीक है, जो झेलम नदी का उद्गम स्थान है आप देख रहे हो, झेलम नदी का स्थान बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। तो बैरीनाग के समीप जो है शेषनाग से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का। और झेलम नदी की जो है ये बारामूला से लेकर, जो झेलम नदी है वो बारामूला से लेकर अनंतनाग तक क्या है नौकागम्य है, यानी कि इसमें नाव चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम स्थान बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, गम्य है। और जो झेलम नदी है आप यहां भी देख रहे हो, झेलम नदी जो जंग के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम जंग के पास कहां पे? पाकिस्तान में। जंग के पास जो पाकिस्तान में पास चिनाब नदी में मिल जाती है। दूसरे नंबर की जो इसकी मुख्य सहायक नदी है सिंधु नदी की वो है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो है सिंधु नदी की वो चिनाब नदी है। ठीक है, ये विशालतम नदी है, नदी सहायक नदी है। ठीक है, इसको जो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में के लाहौल में जो है बड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी के जो चिनाब नदी जिसको हम चंद्रभागा नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा माना बड़ा ये दर्रा है।
तो इसकी जो एक इस तरफ से और इस तरफ से एक जो नदी है वो चंद्र है और दूसरी जो नदी है वो भागा है। तो ये दो नदियां हैं जिसको चंद्र व भागा नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है कहाँ, राहुल के बड़ाला दर्रे के दोनों ओर से। ठीक है, जब ये दोनों धाराएं जो है आपस में टंडी के पास मिलती है, टंडी के पास मिलती है, तो जब ये दोनों टंडी के पास मिलती है तो इन नदियों का नाम संयुक्त नाम जो होता है वो चंद्रभागा नदी हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। और जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इसको चिनाब नदी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी नदी है नंबर 3 जो है वह रावी नदी। जो रावी नदी जो है वो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम स्थान होता है। जो इसका उद्गम स्थान है रावी नदी का रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम स्थान होता है और इसी के निकट से रोहतांग दर्रे के पास से ही व्यास कुंड से व्यास नदी का भी उद्गम स्थान होता है। तो इस नदी का रावी नदी का कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्भव होता है। इसके बाद और इसी के पास से व्यास कुंड से जो है व्यास नदी का भी उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 जो हमारी नदी है वो है व्यास नदी। अभी जैसे हमने पढ़ा कि व्यास कुंड के पास से व्यास रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड के पास से व्यास नदी का उद्गम स्थान होता है और ये पंजाब के हरीके के पास सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे व्यास नदी पंजाब में सतलुज नदी से हरीके में मिलती है। हरीके से ही यमुना, हरीके से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, और इसमें जो आखिरी नदी है वो है सतलुज नदी। देखो सतलुज नदी जो है मानसरोवर के पास से राकसताल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी जैसे हमने अभी बताया कि पूर्ववर्ती नदियां किसी भी पहाड़ या पठार को काटकर उस पहाड़ या पर्वत की उत्पत्ति से पहले जिस दिशा में वो बहती रहती थी उस पहाड़ के उत्थान के बाद भी वो उसी स्थान को काटकर पहाड़ को और पहले की दिशा में ही बहती रहती हैं। तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, ये जो सतलुज नदी है वो पूर्ववर्ती नदी है और जो स्पीति जो है स्पीति की सहायक नदी है और सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नंगल बांध है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये सहायक नदियां मुख्य सहायक नदियां हैं जो जिनसे संबंध सब पेपर में सवाल आते हैं। तो इसके बारे में आज जो हमने डिस्कस किया है सिंधु नदी तंत्र के बारे में और सिंधु नदी के तंत्र के बारे में हमने मैप से जाना है और इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि उसमें दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां दाएं तरफ क्यों बोलते हैं, बाएं तरफ क्यों बोलते हैं, और अधिकतर नदियों का उद्गम स्थान भी हमने बताया है कि कहां से उसका उद्गम स्थान होता है। और इसमें मैप के जरिए हमने ये बताने की कि कौन कौन से राज्य से उद्गम स्थान है और किस किस तरीके से उसका प्रभाव होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो मिलती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।